नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमागड़ी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कौचटल सर, हमारे रेगुलर गेस्ट। और मुद्दा आज है चाइना और वीवो का। वीवो को अरेस्ट किया हुआ है, वीवो के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड हवाला मनी ट्रांजेक्शंस। उसके अगेंस्ट में चाइना हैज स्टार्टेड मेकिंग इट्स मूव्स। सर, ओवर टू यू। क्या हुआ है और किस तरीके से भारत इस वक्त चाइना के पेट पर लात मार रहा है? मैं इनडायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी। जी सर। और इसमें ये हुआ था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो केस है ये बहुत साल से चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है केस। और ये चाइनीज कंपनीज के ऊपर है, उनके जो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है उसके ऊपर है। तो इस केस में क्या हुआ कि वीवो के जो सीईओ है, उनका नाम है होंग जुआंग, और उनका निकनेम है टेरी, और उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो एक भारतीय है, हरिंदर दहिया, और उनके कंसल्टेंट जो है जो हेमंत मुंजल, वो भी इंडियन है। तो इसमें अरेस्ट हुआ तो एक ही चाइनीज हुआ था, लेकिन इससे पहले 2 महीने पहले 4 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स को ईडी ने अरेस्ट किया था। उसमें एक चाइनीज नेशनल थे जो उनका नाम था एंड्रू क्वांग, जो वीवो के इंडिया नाम के लिए काम करते थे, और लवा इंटरनेशनल जो और एक चाइनीज कंपनी है, उनके एमडी जो भारतीय नागरिक है, हरि ओम राय, और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है नितिन गर्ग और रंजन मालिक, इन सारों को एक केस में अरेस्ट किया गया था। ये केस किस चीज के लिए था? ये केस था बेसिकली इनके जो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है, ये जो चार्जशीट ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, उसमें ये बताया गया है कि ये सारे लोग मिलके 1 लाख करोड़ तक घोटाला किया, रॉन्गफुल गेन्स अकॉर्डिंग टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज, 2014 और 2021 के बीच में। तो आप सोचिए, इससे पहले 2014 से पहले इनको क्यों नहीं पकड़ा गया था? आप सोचिए, 2014 ठीक है, मोदी जी आए 2014 में, अब बोलेंगे कि 2021 तक क्या गवर्नमेंट सो रही थी? हाँ, वो लोग पता नहीं था उनको कि ये चल रहा था, लेकिन जब पता चला तो उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। और राहुल गांधी तो कर नहीं सकते थे उनके गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियली राजीव गांधी फाउंडेशन को 300 करोड़ रुपए दिया था। ये तो आपको पता है, ये ऑफिशियल जो सिग्नेचर जो हम देखते थे, जो राहुल गांधी जी बैठ के साइन करते थे, जो 300 करोड़ उनको दिया गया था। ठीक है, हम उसको बगल में रखते हैं, लेकिन अभी जो बात करते हैं, जो केस चल रहा है इसके बारे में, ये केस अगर आप समझते, क्योंकि जो जो रेगुलेशन शुरू हुआ चाइना के ऊपर, छोटे छोटे चीज से शुरू हुआ था। वो बेसिकली जैसे आप लैम्प्स खरीदते थे, दिवाली के जो लैम्प्स होते थे चाइना से खरीदते थे, सीरियल बल्ब्स कहते हैं हम, टॉयज जो थे वो चाइना से खरीदते थे। अभी भी चाइना से बहुत सारे इंपोर्ट्स होता है, लेकिन बहुत बहुत कम हो गया। मैं उसका नंबर भी आपको देता हूँ। लेकिन ये एक क्रैकडाउन शुरू कब हुआ था कि 2020 में अप्रैल 11 को एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सडनली एक शॉक आया इंडियन गवर्नमेंट को, जब नेशनल कोविड लॉकडाउन के टाइम पे एक फाइलिंग आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जब एचडीएफसी, जो अभी एचडीएफसी लिमिटेड है, जो उनका हाउसिंग आर्म है, जो उनका मॉर्टगेज लेंडर कहते हैं, अभी तो मर्ज हो गए एचडीएफसी बैंक के साथ, उन्होंने एक फाइलिंग किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने 1 करोड़, अराउंड 1.75 लाख करोड़ का जो शेयर्स खरीदा, 1.7 करोड़ का शेयर खरीदा, जिससे कंपनी का स्टेक में उनको 1% का स्टेक मिला। आप सोचिए, चाइना के एक बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ के करीब शेयर्स खरीदा एचडीएफसी में। एचडीएफसी बैंक ने था, जब एचडीएफसी था, उनका स्टेक 1% किया। अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को एचडीएफसी में क्या इंटरेस्ट है? जब ये हुआ था कि जब कोविड आया था, और हमको पता है कि एचडीएफसी के शेयर सारे भारत के जो भारत के पूरा विश्व में सारे कंपनीज के शेयर गिर गए थे बुरी तरह, और एचडीएफसी का शेयर भी जब 35 गिर गया था 35%, तो उसके कारण इन्होंने सोचा, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने सोचा, चलो ये फिशिंग करते हैं हम लोग, एक स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी में इसको बॉटम फिशिंग कहते हैं, और उन्होंने ये एचडीएफसी में 1% का स्टेक लिया। लेकिन गवर्नमेंट को जब एक पता चल गया कि ये तो एक स्टार्टिंग एक गेम होने वाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने किया कि चाइना को अभी चेक लगाना चाहिए। तो उन्होंने एक रूल लेके आया कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन आप इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूप से नहीं कर सकते।
तो चाइना की जो स्पेसिफिक मेजर्स थे उसको मेगा पॉलिसी इनिशिएटिव जो कहते हैं, एफडीआई रेस्ट्रिक्शंस लगाया, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो रेस्ट्रिक्शंस है चाइनीज कंपनीज पे लगाया। उसमें 5G को हटा दिया था, लेकिन बाकी सारों को लगाया था। लेकिन क्या हुआ, आगे जाते जाते हुए 2020 में आप देखेंगे कि एकदम तकरीबन 60 चाइनीज एफडीआई प्रपोजल भारत देश ने रिजेक्ट कर दिया और 14 को होल्ड पे लगा दिया। 60 को रिजेक्ट कर दिया और 14 को होल्ड पे लगा दिया। ये हुआ था। लेकिन इसके आगे जाएंगे, हम कहते हैं कि जो चाइना के साथ जो भारत का जो ट्रेड ब्लॉक है, जो जिसे कहते हैं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको 2019 में नवंबर में भारत देश ने उसमें बाहर आ गए। हम तो छोटा पिक्चर देखते हैं कि इसका बड़ा पिक्चर एक इसके पीछे है और हम उसको देखना चाहिए जरूर से कि हो क्या रहा है। क्योंकि एनुअल चाइना से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था गायत्री जी, वो गिरा है तकरीबन 494.8 बिलियन डॉलर से घट के अभी 10 ईयर लो में खत्म होके वो आया सिर्फ 10 मिलियन डॉलर। सोचिए, तकरीबन 500 मिलियन तक था, वो 500 मिलियन 5 साल में 8 साल में घटकर सिर्फ 10 बिलियन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लेके आया था, पीएलई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, और इसमें आपको पता होगा कि 730 एप्लीकेशन आए थे जो अप्रूव हुए 14 सेक्टर्स में 2023 तक। तो ये जो पीएलआई है, ये एक सुपर हिट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इससे देखे होंगे आपकी भारत देश जो 3 से 4% फोन बनाते थे 2014 से पहले, अभी तकरीबन 100% फोन अपने आप यही बनाता है भारत देश में। और इसमें ये 2 चाइनीज कंपनीज भी है, जो है वीवो और हमको पता है कि ओप्पो, और चाइनीज कंपनीज है, लेकिन वो लोगों ने उनका पूरा ओनरशिप इंडिया में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन ये जो 2 कंपनी थे, इन्होंने यहाँ से उनके प्रॉफिट्स, वो क्वालकॉम को पे किए थे जो चाइनीज कंपनी ली है, लेकिन बहुत सारे चाइनीज कंपनीज को इन्होंने रॉयल्टी पेमेंट करा के, और बाकी तरह जीएसटी भी इन्होंने पे नहीं किया था बराबर से। ये सारे फोन, तो मैं अपने दर्शकों, जो भारत से जो दर्शक देख रहे हैं, यही उनसे बताना चाहता हूं कि आप चाइनीज फोन खरीदते क्यों हैं? आप सैमसंग क्यों नहीं खरीदते? ठीक है, वो अभी तो सब कुछ भारत देश में बन रहा है, लेकिन फिर भी हम चाइनीज से 3-4, एक तो उनका बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आर्मी का मॉडर्नाइजेशन में हम पैसा लगा रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन्हें ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट आर्मी जो भारत देश पे हमला करता रहता है, डोकलाम में किया था, उसके बाद हमने देखा कि वो गलवान में भी हुआ था। तो इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हमने उसके पहले अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अप्रैल 18 को एक रूल लेके आया था इस बार कि एफडीआई पॉलिसी, उसको अमेंड किया कि ब्लैंकेट बैन लगा दिया इन्वेस्टमेंट पे। जहां की जो कंट्रीज भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां से ऑटोमेटिक रूट पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते आप। तो इसमें पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा और चाइना होगा। लेकिन पाकिस्तान से कोई एफडीआई तो नहीं आएगा आपके पास वहां से तो सिर्फ टेररिस्ट आते हैं, उनका तो सबसे बड़ा इंपोर्ट तो वही है। बांग्लादेश के पास, उनके पास कपड़े का बहुत अच्छा बिजनेस, उनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है बहुत ही अच्छा इंप्रूव हुआ है, अपैरल ट्रेड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वहां से कोई एफडीआई तो आपके पास आएगा नहीं। म्यांमार तो भूल जाओ, उनको उनका प्रॉब्लम्स अलग है, उनका टेररिस्ट प्रॉब्लम चल रहा है, उनका आर्मी वहां रूल कर रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है चाइना से, और जब चाइना से इन्वेस्टमेंट आता है तो भारत गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ब्लैंकेट आपको कोई भी, इससे पहले क्या थे, आप आके इन्वेस्ट कर सकते थे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्मल परमिशन वो अप्लाई करना पड़ा। तो सडन में इसको पूरी तरह रोक दिया। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ऑलरेडी बैन में है, लेकिन जो चाइनीज कंपनीज है इनके ऊपर शुरू हो। लेकिन गायत्री जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम सोचते हैं कि ये एक ट्रेड वॉर था, ये ट्रेड वॉर नहीं था, ये एक टैक्टिकल आर्मी वॉर था। और ये शुरू हुआ था, आपको पता है 2017 में डोकलाम में जब हुआ था, जो एक्चुअली टेक्निकली भूटान में है, लेकिन भारत के जो आर्मी है, भूटान का आर्मी का जो एफर्ट्स है उसको सप्लीमेंट करता है, और टेक्निकली भूटानीज आर्मी का जो रोल है भारत वहां निभाता है, भारतीय आर्मी वहां निभाता है। तो जो भारतीय सेना है, जब उनके ऊपर डोकलाम में चाइना के साथ एक घुसपैठ हुआ था, वहां उनके साथ लड़ाई हुई थी, हमने सोचा कि ये खत्म हो गया। लेकिन उसी टाइम पे
उसी टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट आया था, एक 1.3 बिलियन टेक ओवर, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिस शहर में मैं रहता हूँ, ग्लैंड फार्मा के। उनको खरीदने के लिए एक चाइनीज कंपनी आया था शंघाई का, जो फोसन फार्मास्यूटिकल के 1.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन आप सोचिए, ये 2017 में और 2018 सोच लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आए भारत देश? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो चाइना का जो वायरस आया था, आपको पता है, वुहान वायरस, आते आते चाइना ने शायद प्लान किया था कि हमको वैक्सीन बनाना पड़ेगा। और ये ग्लैंड फार्मा जो हैदराबाद के जो बायोटेक पार्क है, वहाँ उनका बहुत बड़ा फैसिलिटी है, जहाँ की भारत बायोटेक है, बहुत सारे कंपनीज, डॉक्टर रेड्डीज है, नोवार्टिस है, बहुत सारे कंपनीज वहाँ से अपने फार्मा, इनफैक्ट जो भारत के जो वैक्सीन बनते हैं उसमें बहुत सारा अति 70% वैक्सीन हैदराबाद से बनता है। और वो खरीदने की कोशिश की, उसको भारत देश ने पहले रिजेक्ट किया, फिर बाद में उसको कर्टेल कर दिया। चाइना को बहुत बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हम आपको WTO ले चलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा वुहान वायरस आया और चाइना ने बोला कि हमने सबसे पहले वैक्सीन भी बना दिया। पहले वायरस लेके आए, उसके बाद वो खुद वैक्सीन बनाए। सोचिए, इससे अच्छा बिजनेस मॉडल और क्या हो सकता है? लेकिन उनका वैक्सीन सबको पता है, उनके जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, 6 महीने काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता वो। लेकिन आप सोचिए, ये जो डोकलाम के साथ लड़ाई हुआ था हमारा, उससे पहले इसी टाइम पे ये जब चाइना का जो इन्वेस्टमेंट भारत देश ने रिजेक्ट किया था, चाइना, एक क्लैश हुआ था चाइना के साथ, हमको पता है कि पनोंग त्सो में, लद्दाख में, जो कि गलवान का क्लैश में हुआ था, जो जून 15-16 तारीख वो ईयर में हुआ था। वो था ट्रिगर पॉइंट। इसलिए मैंने कहा था कि आप इकोनॉमिक वॉर मत सोचिए, एक मिलिट्री वॉर था। चाइना का गुस्सा, जो वो बिजनेस डील स्क्रैप हुआ था, वो दिखाने के लिए उन्होंने गलवान में और लद्दाख में उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दिया था। तो इसके बाद 2020 में, ये जो गलवान के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन था कि उन्होंने 2020 से 220 चाइनीज एप्स को बैन करके रख दिया। 2020 में 220 चाइनीज एप्स, उसमें टिकटॉक था, पबजी था, बहुत सारे एप्स को रोक के रख दिया था। क्यों रोका था? बहुत सारे भारतीय जो पबजी यूज करते थे और जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आपने क्यों बैन लगाया। इसका एक रीजन था गायत्री जी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन यही है कि इसमें जो डाटा होता था वो फॉरेन सर्वर्स को जाता था। भारत देश में सर्वर होता था, लेकिन ज्यादातर सर्वर्स बाहर होते थे, और जो यूजर इंफॉर्मेशन है वो सारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो उनके ऑफिशियल्स है उनके पास जाता था। और ये बहुत पहले मिनिस्ट्री के रडार में था और ये बैन उसके बाद आ गया। लेकिन 220 जब एप्स बैन हुए, और भारत जैसे इतना बड़ा मार्केट में जब बैन होता है तो उसका इम्पैक्ट होता ही है, हम सबको पता है। लेकिन हम देखते जाएं कि अब हमने बात किया था 2018 में, उससे पहले आपने देखा कि जेटी टेलीकॉम, जो बहुत बड़ा टेलीकॉम कंपनी है, और हुए जो भारत देश में काम कर रहा था, उनको 5G में भारत देश ने, मोदी सरकार ने बैन करके रख दिया। बोला कि हमको 20% ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा बाकी कंपनी से खरीदने के लिए, यूरोपियन कंपनीज हो, वो कोई भी हो, क्वालकॉम हो या बाकी जो मेजर मेजर टेलीकॉम कंपनीज है, उनसे अगर लेना भी पड़े तो हमको लेंगे हम उनसे, लेकिन ज्यादा पैसा देके लेंगे, लेकिन ये चाइनीज कंपनीज को आने नहीं देंगे। और हमको पता है कि मैंने बात किया था 2020 में भारत ने जो FDI अमेंड किया था, उसके बाद ये जो 2020, आई थिंक जून 2020 में हुआ था, कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो भारत देश ने बनाया था इंडियन रेलवेज ने, उसमें जो सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट था वो बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को दिया गया था। लेकिन वो कैंसिल करते करते भारत देश ने बोला कि इनका पुअर परफॉर्मेंस, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो उसके बाद जुलाई 2020 में हमने पूरा बैन कर दिया, चाइनीज कंपनी को कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बिड करने से बंद कर दिया। उसमें MTNL और BSNL को बोला गया था कि आप चाइनीज फर्म को 4G में भी अपग्रेडेशन जो चल रहा है उसमें भी इन्वॉल्व मत कीजिए। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के एप्स बैन हुए थे। 5G जब आया था तो लाइसेंसिंग कंडीशंस में फिर लगा दिया कि कोई चाइनीज कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उसके बाद फरवरी 2023 में हुआ था कि कस्टम्स ड्यूटी, जो इमिटेशन ज्वेलरी है, हमारे पास टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और उसके साथ ये इमिटेशन ज्वेलरी जो आता है बहुत सारा चाइना से आता है, और उस पे तो कहीं लिखा भी नहीं होता कि मेड इन चाइना, बिकॉज बहुत बारीकी से बनते हो। उसमें गवर्नमेंट ने 20 से 25% ड्यूटी लगा दी ज्यादा, कि उसको बंद कराया जाए।
और लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ क्यों नहीं कर सकते, हम यहीं भी शुरू करेंगे। ये जो मोदी सरकार के मूव्स थे, हम ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो बहुत टाइम गैप के बीच में होता रहता है। हमको यही बोला कि चाइना के प्रोडक्ट्स मत खरीदो, चाइना से कुछ मत खरीदो, बॉयकॉट चाइना। हमने देखा था कि चाइना स्टोर्स होते थे हमारे आजू-बाजू बहुत सारे कॉलोनीज़ में, वो चाइना स्टोर्स ने आइदर उसको नाम बदल के भारत स्टोर कर दिया या उसको चिन्ना स्टोर कर दिया। हैदराबाद में मैंने देखा था एन एक्स्ट्रा एन ऐड कर दिया, चिन्ना स्टोर हो गया वो। ओके, किसी का नाम बन गया उसके साथ। तो ये जो है, और इसके बाद सबसे आई थिंक लास्ट ब्लो फॉर चाइना वाज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो फ्लॉप हुआ। और भारत देश ने जो स्टार्ट किया, जो कॉरिडोर स्टार्ट किया, मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं। हमने देखा कि अभी तो इटली भी उसमें साथ शामिल हो गया कि इटली भी कहता है हम भी है, जर्मनी भी है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन सबसे बहुत बड़ा धक्का और चल रहा है गायत्री जी, और इसमें बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, क्योंकि चाइना के जो सबसे बड़े सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था इनिशियली, वो तो ऑटोमोबाइल्स था। हमको पता है कि 2 चाइनीज़ मेजर कंपनीज़ थे जो 16,000 करोड़ भारत देश में इन्वेस्ट किया था। वो तो एक तो ग्रेट वॉल मोटर्स था, जो बनाते थे कि कार बनाते, और एक था बीवाईडी। इन दोनों का इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2020 में। लेकिन जो चाइना की जो ऑलरेडी एक कंपनी है भारत देश में, वो है एमजी मोटर। उनका एक कंपनी का नाम है एसएआईसी मोटर यूके। उन्होंने यूके के रूट से इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन वो चाइनीज कंपनी है। जो हमको मालूम है कि भारत देश में कार बनाते हैं वो ये जो एमजी मोटर कंपनी है। और ये जो एमजी मोटर कंपनी है, वो उसको भी भारत देश ने स्लोली टाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। रॉयल्टी पेमेंट कहते हैं यूके के रूट्स, क्योंकि ऑफिशियली यूके कंपनी है वो, लेकिन है चाइनीज कंपनी, जैसे मैंने बताया था। तो वो उन्होंने क्या कर रहा है कि अभी वो लोग कर रहे हैं कि हम इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, हम इंडियन कंपनीज को लेके आएंगे, हम उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इनको वी शुड नॉट टेक इट द फेस वैल्यू कहते हैं, ये भी चोर के कामा करते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा आगे जाके कि ये कंपनी बेच के निकल जाएंगे कि भारत देश, ये भी हो सकता है कहीं। एट द सेम टाइम हमने देखा था कि हियोमी हो, ओप्पो हो, जेट्टी हो, वन प्लस हो, ह्यूआई, हायर, ये सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज से। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन है, तो जियोमी के ऊपर चला था, हियोमी के ऊपर चल रहा था, रॉयल्टी पेमेंट्स के ऊपर। वो भी था एफामा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये बहुत बड़ा खेल है गायत्री जी। हम तो सिर्फ 2 कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो हजारों कंपनीज पड़े हुए। लेकिन हमारे व्यूअर्स को सबसे ज्यादा इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि अगर 1 लाख करोड़ हो या 50,000 करोड़ हो, कितने करोड़ों की बात नहीं है, इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड ये भी है कि क्यों हो रहा है। क्योंकि एक तो हमने कहा कि चाइना का जो फॉल्टरिंग ग्लोबल इमेज, अभी उनको पता है कि चाइना में उनका इकोनॉमी बिल्कुल मार खा गया, बहुत बुरी तरह मार खा रहा है उनका इकोनॉमी। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज वहां से निकल गए। यूएस गवर्नमेंट अपना एफर्ट डाल रहा है कि हम वापस कंपनीज को यूएस लेके जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं। एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि भारत देश ने क्वाड के जो जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश ने मिलकर क्वाड बनाया था कि जॉइंट इनिशिएटिव, जो कि इंडो पैसिफिक सी रूट, और चाइना यहाँ बहुत सारा पैसा लगा रहा है अपने नेवल प्रेजेंस के लिए। तो वो साउथ चाइना सी से डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी उनको चेकमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते जाएं आगे क्यों हो रहा है ये सारे चीज, क्यों चल रहा है। क्योंकि इसमें आपने देखा था कि चाइना ने जब गूगल हो, अमेजोन हो या फेसबुक को सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनके देश में, उन्होंने इस बात आया था कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बहुत सारा डिमांड्स कर रहा है ये कंपनीज के ऊपर, और ये लोग वहां से निकलना शुरू हो गए। अब मैं इसके लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक शायद अपने व्यूअर्स को पता भी नहीं होगा शायद, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उनके जो लेजिस्लेचर है, और जो चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको, जो कि एक अपर बॉडी है, जैसा हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, उनका अपर बॉडी होता है। और उनका जो लेजिस्लेचर होता है उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, जो हमारी लोकसभा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जो टेक कंपनीज के सीईओज हैं उनके वहां, एक तो अलीबाबा के जैक मा तो पता नहीं कहाँ गायब ही हो गए, लेकिन बाकी जो बच के टेक सीईओज वहां के, उनको सारे इन्होंने ये इसमें लेके आ गए पॉलिटिक्स में। वहां तो एक ही पार्टी है, तो आपको उसी में ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम योमी के फाउंडर जो है जी ली जून, बाइडू के फाउंडर जो है रॉबिन ली, ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट में बैठना शुरू हो गए। सो आई थिंक एंड ऑफ 2016 तक, 2016 के एंडिंग तक 70% नॉन स्टेटेड प्राइवेट कंपनीज जो है, उनमें
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स आके बैठते थे। सोचिए, अब तो शायद 100% हो गया होगा। सारे कंपनीज में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल, आप सोचिए कल के दिन अगर भारत देश तो डिक्टेटर नहीं है, लेकिन एक सिनेरियो आ जाएगा, भारत देश में एक ही पार्टी रूल कर रहा है और यहाँ भी डिक्टेटरशिप आ गया, तो वो पार्टी के ऑफिशियल जाके कंपनी में बैठते हैं। सोचिए वो क्या करते हैं, क्या क्या हरकत कर सकते हैं वो, क्योंकि पहला तो स्पाइंग है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा होता है, ये स्पाइंग का क्या चीज है और ये कैसे करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि ये रॉयल्टी ऑर्डर था, पेमेंट था, वो तो अब चलता रहेगा, उनका चार्जशीट भी लग गए। लेकिन ये जो हमने देखा कि ये जो प्रेजेंस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी था चाइना का। ये स्ट्रैटेजी हुआ था, उन्होंने 2017 में लेके आया था। उनका उसका नाम था, एक गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट का एक इंटेलिजेंस लॉ लेके आए थे कि चाइना नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। ये क्या कहता है ये लॉ यही कहता है कि बिजनेस एंटिटीज जो चाइना से रजिस्टर्ड हो या ऑपरेटिंग आउट ऑफ चाइना हो, या जो चाइना से बाहर भी हो, चाइना में रजिस्टर्ड हो, चाइना में जो काम करते हो, या चाइना के बाहर काम करते हो लेकिन चाइनीज कंपनी हो, वो अपना सारा डाटा चाइनीज गवर्नमेंट को देंगे। तो आप सोचिए, आप अगर ओप्पो फोन से बात कर रहे हैं, आप और कोई वीवो फोन से बात कर रहे हैं या Xiaomi फोन से बात कर रहे हैं, वन प्लस से बात कर रहे हैं, तो आपका सारा डाटा, आपका कॉल्स, आपके जो मैसेजेस जो भी हो, वो शायद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास होगा। तो आप सोचिए, हम तो नॉर्मल सिविलियंस है, लेकिन ये सोचिए कोई मिलिट्री ऑफिशियल यूज कर रहा है वो फोन। यूजुअली वो उनका पोस्टिंग नहीं बताते कि कहाँ पोस्टिंग है, लेकिन अगर वो बताएंगे तो क्या होगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सारा पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं। इससे डेंजरस और क्या हो सकता है गायत्री जी, सोचिए आप। तो ये जो टेक कंपनीज जो ऑपरेट करते थे कि फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में भी, दैट इज वाई ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी चाइना को भी वहां से बैन कर दिया था, उनके जो 5G टेस्टिंग था, जो भारत देश ने पहले ही शुरू कर दिया था। आप देखते कि यूरोप और सारे देशों में चाइनीज जो कंपनीज है उनको सारे निकाल दिया, जैसे भारत ने किया था। एरिक्सन को लेके आया, नोकिया को लेके आया, सैमसंग को लेके आया, सारे, और अपने सी डॉट भी अपने पास इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सबको लेके आए थे हमने 5G के टेस्टिंग में। तो ये जो सारा कहानी है गायत्री जी, ये मैं इसलिए बता रहा था कि क्योंकि ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बात करेंगे जाएंगे तो हम शायद और 1 घंटा लगेगा इसको पूरा बात करने के लिए, और एक 30 मिनट चाहिए होगा हमें। लेकिन ये जो एंटी एस्पिनोज लॉ है, सेक्शन 8, ये सबसे डेंजरस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये अडॉप्ट हुआ था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 12th नेशनल कांग्रेस, तो 2014 में हुआ था। तो ये चोरी, जो डाटा का चोरी है, फोन से हो, टेलीकॉम नेटवर्क से, ZT टेलीकॉम जो भारत देश में काम कर रहा था, उसको मोदी गवर्नमेंट ने निकाल के फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। वो चोरी कर सकते हुआई, वो भी एक नेटवर्क प्रोवाइडर थे, वो भी 5G टेक्नोलॉजी और भी 4G उससे पहले लॉन्च कर रहे थे, उनको भी उठा फेंक दिया मोदी सरकार ने यहाँ से। तो ये जो लॉ था 2014 में लेके आया था, इसको 14th नेशनल पीपल कांग्रेस जो कि 2000 अप्रैल 26 को हुआ था 2023 में, उसमें एक लिखा गया है, मैं इसको एग्जैक्ट वर्ड अंग्रेजी में पढ़ाता हूं कि ऑल सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सपोर्ट एंड असिस्ट counter espionage efforts and shall protect Chinese state secrets and secrets of counter espionage efforts that they are aware of। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो दूसरे एक देश के बारे में, और आप समझते हैं कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, ये या काउंटर स्पिनॉज कर रहे हैं, तो आपका काम है कि आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म करिए। ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जो रूल लेके आए थे, जो सेक्शन 8 ऑफ एंटी एस्पिनॉज लॉ, इससे सारे चाइनीज कंपनीज जो बाहर के कंपनी चाइना में काम करते हैं, सब वहां से भागना शुरू कर दी। सबको डर लग गया, क्योंकि कल के दिन पता नहीं कब जेल में जाएंगे लोग। तो ये जो सारे चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इससे चाइना का पता चल रहा है कि चाइना जो एक पावर माना जाता था, सुपर पावर माना जाता, जिसका बड़ा मार्केट है। गायत्री जी, एक बात हम याद रखना चाहिए, जितना बड़ा मार्केट है आपके पास, उतना वर्ल्ड, सारे देश जो बाहर के देश है आपको रेस्पेक्ट करेंगे। भारत देश को भी इतना क्यों रेस्पेक्ट करते हैं कि हमारे पास बहुत एक बड़ा मार्केट है, इसके पास परचेसिंग पावर है। कितना बिलियन फोन्स खरीद सकते हैं, कितना बिलियन कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं हम, जो भी है, साबुन से लेके टूथपेस्ट से लेके सब कुछ। तो इतना बड़ा मार्केट है भारत देश, 140 करोड़ जनता है हमारी। चाइना के पास भी था, लेकिन जो पोस्ट कोविड चाइना का जो मार्केट मार्क आ गया, जो ग्रोथ था उनका,
वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और अभी भी चाइना कहता है कि हम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि चाइना के जो भी फिगर्स है इसको आप कभी बिलीव नहीं कर सकते। यही कहना है मुझे। और शायद मैं अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन गायत्री जी आपको बोलने का मौका भी मैंने नहीं दिया। लेकिन शायद हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का गेम है, जो गेम वो खेल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक गेम है। और भारत देश ने इसके लिए नॉट ओनली बिजनेस वाइज, मिलिट्री वाइज भारत देश के ऊपर चाइना बहुत प्रेशर डाल रहा है। और हम देख रहे हैं कि लद्दाख में वो सर्कस करते हैं, अरुणाचल में करते हैं, हर जगह करते हैं। उनका एक ही एम है कि उनके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, एक ही कॉम्पिटिटर चाइना को अभी है, वो यूएस नहीं है और कोई नहीं है, वो है भारत देश। और हमको हमारा जो ये इकोनॉमिक माइट है इसको यूज करना चाहिए और चाइना को काउंटर करना। इसलिए सपोर्ट करने के लिए यूएस तैयार है, बाकी सारे देश तैयार हैं। तो उनको एक ही एम है कि चाइना इज अ न्यू थ्रेट, नॉट रशिया। ट्रू, ट्रू। और इसके लिए वो अभी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी जिस तरीके से अभी आपने बताया सब बहुत सारी मेड इन इंडिया स्कीम्स लेकर आना, इनके गेमिंग ऐप्स को बंद करना, इनके कई सारे लोन्स के ऐप्स बहुत सारे रहे हैं चाइना के, उनको करेक्ट, ब्लॉक करेक्ट। करना, उनको बंद करना। और वो सारे फिशी लोन्स हैं, नॉन ऑफ देम वर व्हाट डू यू से जेन्युइन। ट्रू और जी। और स्पाइन के लिए तो सर व्हेन आई वाज डूइंग सम स्टडीज ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना, ये जो पेन की जो टिप है, इस टिप के साइज का दे इंसर्ट नॉट अ चिप बट सम काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट साइज, जो हर फोन, हर लैपटॉप, हर गैजेट में जो चाइना से निकल कर आता है, उसमें डालते हैं, एंड देन दे कैन ट्रैक दैट एंड द एवरीथिंग एल्स टू दैट। और दूसरा पॉइंट था, ये जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, स्पेशली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, इसमें लोग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ और बाकी बाकी डिटेल्स डाल देते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज देन दे कैन ट्रैक यू, देन दे कैन मिस यूज योर डेटा ऑल्सो, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। जी सर। आप जो पर्सनल लोन की बात कर रहे थे, मैं वो पॉइंट मिस कर गया था, लेकिन बहुत सारे लोग ने हमारे देश में खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने ये पर्सनल लोन ऐप लिया था और उसमें से लोन लिए थे और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा था। वो पैसा वापस देने के स्थिति में नहीं थे, लेकिन कोई केस में पैसा देने के बाद भी उनको बताया गया है कि आपका पैसा अभी भी आया नहीं पूरी तरह। और ये सारा जो पैसा मिलता था ये चाइना जाता था, चाइना को ट्रांसफर होता था। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग भारतवासी अरेस्ट हुए थे, उनको पता भी नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। वो चाइनीज को असिस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर चाइना वालों के ऊपर प्रेशर आना शुरू किया, वो यहाँ से फरार हो गए। और ये जो सारा पैसा तो भारत देश से निकला वो गया चाइना को। आप सोचिए, सिर्फ वीवो और ओप्पो के ऊपर कहते कि 1 लाख करोड़ ये लोगों ने यहाँ से ट्रांसफर किया था इलीगली। आप सोचिए बाकी कितना गया होगा यहाँ से। और हमारे देश में भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी यही करना चाहिए कि चाइना से जो भी आ रहा है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि 230 मिलियन डॉलर का हमारे पास वहां से इंपोर्ट्स हो रहा है। और हम वहां से अभी बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स के, एक जमाने में हैदराबाद वाज फेमस फॉर इट। डॉक्टर रेड्डीज और बाकी जो कंपनीज थे, उनके जो इनिशियल उनके जो प्रॉफिट्स थे वो सारे बल्क ड्रग इंटरमीडिएट से आते हैं। दैट इज बल्क ड्रग बनाने से पहले एक केमिकल होता है वो, लेकिन उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम वहां से हट के मैन्युफैक्चरिंग में चले गए जहाँ के वैल्यू एडिशन होता है ताकि ज्यादा पैसा मिले और हम यूएस को और यूरोप को एक्सपोर्ट कर सके। ये चाइना नहीं करता था, चाइनीज कंपनीज अभी भी नहीं करती। तो चाइना क्या करता है, अभी वो प्रीवियस स्टेज पे से जो बल्क ड्रग इंटरमीडिएट है, जो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है लेकिन पैसा बहुत कम प्रॉफिट रहता है, लेकिन वॉल्यूम्स में बिकता है, वो अब चाइना से हम भारत देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अभी भी नहीं बना पा रहे। तो हमको ऐसा एक सेकेंडरी स्टेट को देखना चाहिए, जैसा बांग्लादेश हो या म्यांमार भी हो, क्यों ना हो, श्रीलंका हो, उनको ये टेक्नोलॉजी देके बल्क ड्रग इंटरमीडिएट, उनको बड़ा एक मार्केट बनाना चाहिए। उनको उनसे खरीदने के लिए हमें कमिटमेंट लेना चाहिए ताकि वो लोग, वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो पूरी तरह बंद होना चाहिए। जैसे मैं कहा, लोग सोचते हैं कि जो गलवान में हुआ था वो आइसोलेटेड था, नहीं था। 2 महीने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज को बैन करना शुरू किया, गलवान हुआ। ये होना ही था, लेकिन हम सोचते हैं, हम उसको आइसोलेशन में देखते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगा गायत्री जी, शायद आपको 1-2 महीने बाद और एक स्टोरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है। और इतना स्पाइंग, आप सोचिए, हमारे यहाँ के एक पार्टी
जो भारत के सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है 300 करोड़ रुपए लेने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। किस लिए? रिसर्च स्टडीज एट राजीव गांधी फाउंडेशन। और साइन किसने किया? राहुल गांधी ने। हमने बहुत सारे लोगों ने वो फोटोग्राफ देखे होंगे जिसमें सोनिया गांधी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी सारे खड़े हुए हैं। 300 करोड़ कोई देता है क्या ऐसे? रिसर्च करने के लिए? क्या रिसर्च करेंगे? चाइना इंडिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। ये बेसिकली यही था कि तुम्हारे मुंह बंद करके रखो राहुल गांधी, और हम जो बोलेंगे उसी के प्रकार नाचो। वही राहुल गांधी अभी भी कर रहा है। 300 करोड़ लेके अपना देश को बेच दिया उसने। यही है। और ये से लोग, बहुत सारे लोग हमारे देश में जो गद्दार है, जो करते हैं। लेकिन हमें भी एक टैक्टिकल रिस्पॉन्स के, ऑलरेडी मोदी सरकार ने तो ऑटोमेटिक रूट बंद कर दिया चाइनीज कंपनीज को, लेकिन आगे आगे जाते हुए चाइना से जो भी इंपोर्ट्स है हम उसको बहुत कम करना पड़ेगा। हमें 50 या 100 मिलियन तक उसको लेके आना पड़ेगा। रहेगा थोड़ा इंपोर्ट्स तो कहीं नहीं जाएंगे, जैसे मैंने बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स कहा था, लेकिन आगे जाते जाते हमको एक सेकंड ऑप्शन चाइना से हट के, अभी यूएस देखिए कितना इंपॉर्टेंस देता है हमें, और बाकी देश यूरोप देखिए, इटली देखिए, जर्मनी देखिए, सारे भारत देश के, फ्रांस देखिए, फ्रांस के तो प्रधानमंत्री अभी रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। तो वो लोग यही देख रहे हैं कि हम चाइना को कैसा काउंटर करेंगे। चाइना को जो मिलिट्री एक्सपेंशन, उनका जो ताइवान के ऊपर धमकी देना, अभी इंडोनेशिया के साथ उनका लड़ाई चल रहा है, और हमने इंडोनेशिया को कहा कि हम तो आपको ब्रह्मोस दे देंगे, आप चाइना को काउंटर कीजिए। तो चाइना को और गुस्सा आ रहा है भारत देश के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जैसा मणिपुर में है वहां स्पॉन्सर करते हैं, वायलेंस स्पॉन्सर करते हैं। बाकी भारत देश में जहां जहां हंगामा कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो रेडीमेड है ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गद्दार लोग जो भारत देश को बेच देते हैं, उनके साथ फंडिंग करके यहाँ भारत देश में वो लोग वायलेंस क्रिएट करते हैं। यही चल रहा है। गायत्री जी अब है? थैंक यू। जी, जी, सर वो मैं म्यूट कर दिया था। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक जय यू। हिंद।